हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं अरोरा आईएएस की टीम की तरफ से। तो आप सब जान रहे हैं कि हम यहां पे क्या करते हैं। हम यहां पे अपना जो हमारा करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें आपने देखा अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। तो अभी तक हमने जो हमारा हेल्थ सेक्शन था, एनवायरनमेंट का सेक्शन था, एनवायरनमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके साथ किए हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इकोनॉमी के जो हमारे करंट अफेयर है पूरे साल के उसको कवर करने वाले हैं। जो भी चीज़ें क्या रही हैं, न्यूज़ में रही हैं और जो इम्पोर्टेंट लग रही हैं कि क्या हो सकते हैं हमारे पेपर में आ सकता है इस वजह से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि भारत का पहला जल में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया गया। तो देखो अभी नहीं समझ आया, शिविर मतलब क्या होता है, कोई कैंप लगाना, ठीक है। अब कोई कैंप लगाए तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था, वित्तीय साक्षरता। इट मीन्स लोगों को अवेयर करना, किसके बारे में, फाइनेंस के बारे में या फिर बैंकिंग के बारे में, वित्त के बारे में, इन सब के बारे में बताना। और अब लिख ही दिया है कि भारत का पहला जल में तैरता, इट मीन्स कह सकते हैं लेक हो गया, कोई तालाब हो गया, उसमें क्या कर रहे हैं, नाव वगैरह के थ्रू चलते हुए एक कैंप लगाया गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, भारत का पहला जल में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर। वित्तीय साक्षरता का मतलब हो गया है कि जिनको वित्त और वित्त से संबंधित चीज़ों की जानकारी होती है कि मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं, शेयर मार्केट के बारे में पता हो या बैंकिंग के बारे में पता हो कि निवेश कैसे करें, ठीक है, इन सब चीज़ों को वित्तीय साक्षरता कह देते हैं। तो अब क्या हुआ है कि श्रीनगर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के, आपसे अगर पीसीएस कर रहे हैं या वनडे के एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि भारत का जो पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता कैंप है वो कहाँ लगा था। तो ऑफकोर्स आपको दे देगा कि जम्मू कश्मीर या फिर श्रीनगर ही दे सकता है, दोनों में से एक दे देगा, ठीक है, ये हो सकता है। अगर आप पीसीएस में दे रहे हैं या फिर कहाँ दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ एक स्टेटमेंट में ये डाल सकता है। क्योंकि अगर आप 2022 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें उसने पूछा था क्या कि एक जल विद्युत परियोजना लगी थी ना, जिसमें वो सोलर पावर प्लांट लगा था, किस पे, पानी पे, फ्लोटिंग वाला, तो उसके बारे में स्टेटमेंट पूछ लिया था। तो ये भी पूछ ले, कोई कह नहीं सकते, ठीक है। इसलिए अभी किसने स्टार्ट किया ये देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। अब इसने क्या किया है, जम्मू कश्मीर में एक कैंप लगाया है जिसका नाम क्या रखे है, जिसकी पहल क्या है, निवेशक दीदी। दीदी इट मीन्स क्या साउंड कर रहा है कि ये महिलाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो पहल किया है, इसमें क्या है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा की अवधारणा पर महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये कैंप लगाया गया। अब देखो, अब ये पानी पे ही कैंप लगाया क्यों गया है, तो भाई ये इनोवेटिव आइडिया है ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं के लिए, मतलब वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जा रही है इसमें, और वुमेन के द्वारा मतलब कि जो समझाने वाली होगी, जो बताने वाला होगा वो कोई लड़का नहीं बल्कि क्या होगी, एक महिला ही होगी। तो अब जैसे देखो, एक नाव पे महिला महिला ही जा रही है तो ना कोई दूसरा बातें बनाएगा और ना ही वो अनकंफर्टेबल होगी, ठीक है, बल्कि इनका मतलब कॉन्सेप्ट है कि महिला ही महिला क्या तकलीफ समझ सकती है, उस वाले कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, घूमने का घूमना हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे, वो भी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे एरिया में जिसमें बहुत सारी झील है, तो वहाँ पे क्या करना, लेक या झील में घूमते हुए, किस पे, नाव में, क्या करना कि आपको बताना कि वित्तीय साक्षरता क्या है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। तो ये वाली चीज़ों को ये ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया है, क्या किया जा रहा है, वित्तीय साक्षरता कैंप लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। तो दीदी निवेश पहल क्या है, महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता से संबंधित उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। अभी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो कौन है, तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है जिसका नाम है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। ये क्या कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा वित्तीय साक्षरता में क्या आ जाता है, बैंकिंग और वित्तीय उत्पाद आ गया, ठीक है। उसके अलावा कि कैसे, मतलब मान लो कि हम कहीं निवेश कर रहे हैं तो कैसे कैसे उसमें जोखिम है, कौन से धोखाधड़ी वगैरह के भी हो सकते हैं, जैसे चिट फंड वगैरह हो गया तो धोखाधड़ी के भी उत्पाद आते हैं, तो आपको उनसे बचना है। डिजिटल साक्षरता के बारे में भी बताया जा रहा है कि कैसे आप एक क्लिक पर क्या कर सकते हो, घर बैठे आप बैंक का काम कर सकते हो। तो अब हमारे लिए, एक मिनट गाइस,
अब हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये है क्या, ठीक है, ये जानते हैं। तो बैंक है तो अब आप समझ गए कि बैंक का काम कर रही होगी। पोस्ट यानी ये क्या, डाक से भी संबंधित है, और जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं डाक विभाग का ही एक ऐसा क्या है, एक ऐसी एजेंसी जो क्या कर रही है, जो बैंक का भी काम कर रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है 100% इक्विटी है, किसकी, भारत सरकार की। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये क्या है, सरकारी एजेंसी है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है क्या है, सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनने की दृष्टि से कोई भी कार्य कर रहा है तो ये इस चीज के लिए कार्य कर रहा है कि लोग जब जाए तो वहाँ पे ये माइंडसेट से जाएं कि भाई ये जो चीज है वो क्या है, किफायती भी है, हमारे क्या सुलभ हो जा रही है, मतलब हमारे तक आसानी से मिल जा रही है। और थर्ड क्या है कि भरोसेमंद बैंक है कि भाई अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पैसा डूबेगा नहीं। तो ये क्या है, इसका एक और मेन उद्देश्य है बैंक रहित जो लोग हैं उनको क्या करना, बैंक सुविधाओं रहित लोगों के लिए बाधाओं को क्या करना, दूर करना है। तो ये इसका मेन पर्पस है। तो ज़्यादा नहीं, अगर ऊपर ऊपर से याद रखेंगे तो भी ठीक है हमारे लिए। डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्ति नीति। शक्ति नीति, तो सबसे पहले क्या है, हेडिंग को ही तोड़ते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो कहाँ है, शक्ति। भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना, मतलब अगर आप ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर ये आप हेडिंग ही पढ़ रहे हैं कि भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना स्टार्ट की गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस लिए स्टार्ट की गई है। भाई कोयले से संबंधित है, कोयले के जो हम आयात निर्यात करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। दोहन की बात कर रहे हैं तो खनन संबंधी बातें होंगी, ठीक है। अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये किया किसने है, तो ये विद्युत मंत्रालय ने किया है। विद्युत मंत्रालय का एक क्या है, शक्ति प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जा रहा है, कोयले का पारदर्शी आवंटन और दोहन का काम किया जा रहा है। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, शक्ति के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसको 5 वर्षों के लिए क्या किया गया है, प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। इट मीन्स कंपटीशन को यहाँ पे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत प्रमुख बिंदु क्या है, तो यहाँ बोलियां लगेंगी, और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज का कोई प्रोग्राम है, ये 2017 में ही प्रोग्राम आ चुका था, ठीक है। तो इसमें क्या होंगी, इसमें 4500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां लगेंगी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। किसको, पीएफसी कंसल्टिंग इंडिया को, ठीक है। मतलब कि देखो क्या होता है कि एक मंत्रालय को काम दे दिया गया, मंत्रालय के अंदर विभाग है, विभाग के अंदर भी एक एजेंसी है, उसके अंदर भी सब एजेंसी होती है, तो एक ऐसे काम चलता है हर जगह। तो क्या है कि विद्युत की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने की उम्मीद से इससे उत्पादन संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एक लाइन में ये भी याद है कि शक्ति नीति किससे जुड़ी है, विद्युत मंत्रालय ने किया है, और कोयले के दहन और इसकी पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। यह हमने देख लिया, मतलब कोयला लिंकेज वही है ना कि सप्लाई चेन को हम अच्छा करना चाहते हैं ताकि लिंकेज ना टूटे। अभी आपने कुछ दिन पहले या मतलब महीनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि अभी क्या हो रहा है, कोयले की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। तो वो चीज़ों को ना हो, ईंधन आपूर्ति करारों में कमी ना आए, इन चीज़ों को वो कंप्लीट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, यही है कि थर्मल पावर प्लांट्स को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, और जो सुनिश्चित हो रही है वो पारदर्शी भी रहे, ऐसा ना हो कि घोटाला होते रहे पीछे। तो उन चीज़ों को देखने के लिए ये काम हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, देखो ये है सबसे मेन चीज कि अगर हम जितना कोयले दहन में क्या लाएंगे, दोहन में पारदर्शिता लाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारी जो वो है आयातित कोयले पर निर्भरता है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, अलोकेशन अच्छे से होगा। तो इससे क्या है कि हम जितना मंगा रहे हैं, मान लो कि पहले हम 90% मंगा रहे थे और हमारे घर पे 10% था, भाई अभी हमें ऊपर ऊपर पता है कि 10% था, अगर हमने अच्छे से मैनेज किया तो हमें पता चला कि ये 20% तक का भी काम कर सकता है। तो अब हमें कितना मंगाना पड़ रहा है, 80% मंगाना पड़ रहा है। इट मीन्स हमारा क्या 20% बचा ना, तो ये हमारी क्या करेगा, हमें जो आयातित कर रहे मतलब बाहर से जो सामान आया है उससे हमें क्या देगा, उसकी निर्भरता पर हमें कमी देगा। नेक्स्ट चलते हैं मार्ग। मार्ग पोर्टल है, किसका पोर्टल है? सबसे पहले
जानते हैं, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो एक विभाग है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इसने क्या किया है? इसने नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप के लिए सलाहकार सहायता और लचीलेपन और विकास पोर्टल के लिए क्या स्टार्ट किया है? मार्क पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया है। उसके लिए पंजीकरण, मतलब कह रहा है कि जितने भी स्टार्टअप उस पे काम करना चाहते हैं, मेंटरशिप वगैरह पे काम करना चाहते हैं, स्किल इंडिया पे काम करना चाहते हैं, उन सब स्टार्टअप्स को ये इनवाइट कर रहा है, अगर वो आते हैं तो इस पे अपना पंजीकरण करवाएं। मार्क पोर्टल है क्या? तो ये स्टार्टअप इंडिया का एक नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। इस पे क्या करना होगा? आपको पंजीकृत करवाना होगा स्वयं को। विविध क्षेत्रों से, कार्यों, चरणों और भौगोलिक पृष्ठभूमियों में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा का वन स्टॉप क्या है? प्लेटफॉर्म है ये। इसकी विशेषताएं क्या है? कि देखो, पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हो, आप मेंटरशिप कार्यक्रम तो चला रहे हो, कि हाँ भाई मैं आपका मेंटोर हूँ और आपको काम करवा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि उस पर फोकस करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको वैसे काम करना है। अब ये तो कह दिया आपने कहा है कि हम सारा काम डिजिटल करेंगे, लेकिन इंफ्रा ही ना हो, मतलब कि आपका वाईफाई नहीं लग रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, अब यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एनवायरनमेंट के सेंस में नहीं है, वो एक पूरा मतलब एक पूरा सिस्टम कह सकते हैं हम, कैसा चल रहा है, इंफ्रा हमारा प्रॉपर होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। मोबाइल के लिए अनुकूल यूजर इंटरफेस होना चाहिए। इसके अलावा मेंटर की योग्यता की मान्यता होनी चाहिए, मतलब योग्य मेंटोर होना चाहिए। वीडियो और ऑडियो कॉल का विकल्प होना चाहिए, मतलब ये इसकी विशेषताएं हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। इसको हम 3 चरण में करेंगे। पहले में क्या करेंगे? मेंटर ऑनबोर्डिंग सफलतापूर्वक लॉन्च और निष्पादित किया गया है। 400 से अधिक विशेषज्ञ संरक्षक सभी सेक्टरों में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सिर्फ इसको लॉन्च किया और अच्छे से देख रहे हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। और सेकंड में स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग, DPIIT ने क्या किया? 2022 से मार्क पोर्टल पर स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग लॉन्चिंग शुरू कर दिया है। और थर्ड में क्या किया इन्होंने? मार्क पोर्टल लॉन्च और मेंटर मैच मेकिंग किया है। तो इसका अगर ये काम किया है तो इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेशन क्या होगी इसकी, तो ये जानते हैं हम। जो स्टार्टअप है वो विकास की रणनीति से संबंधित होगी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी यूज किया जाएगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये आपको पता है, ये क्या कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कि मानव जैसी बुद्धि का यूज कौन कर रहा है? कोई मशीन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहेंगे। उसका भी यूज किया जा रहा है, किस चीज के लिए? इन स्टार्टअप्स को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा जो शिक्षाविद हैं, उद्योग विशेषज्ञ हैं, सफल संस्थापक हैं, मतलब यही है कि देखो मशीन तो मशीन जैसा ही काम करेगी। हर चीज की शुरुआत किसने? मानव ने ही की है, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आती रही है। तो वैसे ही इसके साथ AI के साथ और भी अन्य जो विशेषज्ञ होंगे वो आपको मिलेंगे। स्टार्टअप इंडिया क्या है? ये क्या है? भारत सरकार की तरह एक क्या है? एक प्रमुख पहल है। इसका काम क्या है कि स्टार्टअप कल्चर को, उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा दे। आपने अगर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखी होंगी, न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया क्या है? 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम वाला देश है। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, कि अनुकूल दशाएं हैं यहाँ पे स्टार्टअप का, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित कर रहा है। उसके अलावा अगर देखो कोई स्टार्टअप आएगा तो स्टार्टअप ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ वो पकौड़े बनाने पे स्टार्टअप आ गया, नहीं ना। जब भी आएगी हर चीज में क्या आएगा? एक इनोवेशन आएगा, अनुसंधान R&D को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा उद्यमिता, बिजनेसमैनशिप, ये सब चीजें क्या होंगी? ये डेवलप होंगी। रोज लोग नौकरी लेने की जगह क्या करेंगे? नौकरी देने का सोचेंगे। तो इन सब चीजों को मजबूत करने के लिए समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। स्टार्टअप एक उद्यम है, मतलब स्टार्टअप हम किसको कह सकते हैं? यहाँ डिफाइन किया गया है। स्टार्टअप क्या है? एक उद्यम है जो अपने संस्थापक द्वारा एक विचार, एक समस्या के समाधान के साथ शुरू होता है, ठीक है, और ये जिसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरों की संभावना होती है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि अपने स्टार्टअप जिसको बोल रहे हैं वो क्या है? एक इनोवेटिव आइडिया है आपके दिमाग में जो क्या करेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा।
2016 में शुरुआत के बाद स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमियों का समर्थन करने, भारत को नौकरी चाहने के बजाय, मतलब कि आपको नौकरी चाहने वाला नहीं बनना है, आपको नौकरी देने वाला बनना है, इस कॉन्सेप्ट की तरफ आप आगे बढ़ो, ये सृजित करने के लिए देश में कई कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। भारतीय स्टार्टअप जो कि वर्तमान में विश्व में तीसरे स्थान पे, अभी मैं आपको बता रही थी ना वो चीज, तथा भारत अभी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप संस्कृति को क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, उस चीज को बढ़ावा दे रहा है। तो ये क्या था, ये था हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, हरित पतन और पोत परिवहन के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र। तो अब जानते हैं कि ये क्या है भाई, हमने पोर्ट सुना था, अब ये हरित पोर्ट क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में सुनते हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, मुंबई में सारा कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आयोजित इनमार्क को 2022 क्या हुआ, कोई सम्मेलन हुआ होगा, आगे देखते हैं। ये क्या थी, एक चतुर्वर्षीय मतलब 4 साल में एक बार होने वाला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और एक प्रदर्शनी है, जिसकी मेजबानी किसने की है, इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। मतलब इट मीन्स ये हो गया कि 4 साल पे एक मीटिंग होती है, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी की, तो वो कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ है। वहाँ क्या कॉन्सेप्ट आया है, हरित पतन का। अब ये क्या है, एक उत्कृष्ट केंद्र खुला है। अब इस केंद्र में क्या बात हो रही है भाई, देखो, ये हरित समाधान प्रदान करने की दिशा में पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। कौन कौन सी इंडस्ट्री, पोत, पहल और जलमार्ग मंत्रालय की क्या है, ये पहल है। इसके अलावा अगर हम चले तो ये सागर माला कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत क्या करेगा, काम करेगा। सागर माला ये भी एक अलग से क्या है, हमारा कार्यक्रम है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी इस परियोजना के लिए सूचना और कार्यान्वयन भागीदारी है। मतलब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा कि एक क्या हुई है, मीटिंग हुई है, किसमें, मुंबई में हुई है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया हरित पतन और पोत परिवहन के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक केंद्र की स्थापना की है। और इस केंद्र की मतलब ये पहल किसका है, तो ये पोत परिवहन और जल मंत्रालय का है। इसके तहत ये किस कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है, तो सागरमाला जो कार्यक्रम है उसके तहत काम कर रहा है। इसके अलावा ऊर्जा और संस्थान जो संसाधन संस्थान है टेरी, जिसको कहते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, ये क्या कर रहा है, ये मतलब जितने भी डाटा है या कुछ सूचना है या कार्यान्वयन वगैरह के लिए ये क्या कर रहा है, भागीदारी कर रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका लक्ष्य क्या होगा। अब सोचो, जो पोत है, परिवहन वाला एरिया है, तो अब ऑफ कोर्स वहाँ पे कार्बन एमिशन होता होगा, वहाँ पे जितने काम होते होंगे डीजल या फिर पेट्रोल वगैरह से ही तो चल रहे हैं ना, गैस वगैरह से चल रहे हैं, तो वहाँ कार्बन एमिशन होता होगा। तो अगर हरित कर देंगे, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की तरफ आपको बढ़ने की बात कर रहा है। अगर इनडायरेक्टली हम सोचे, हम बिना पढ़े अगर ये चीजें हम सोचे तो क्या है कि शिपिंग क्षेत्र में जो पोत परिवहन वाला क्षेत्र है उसमें क्या करने के लिए, कार्बन तटस्थता और चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया है, ये पहल स्टार्ट की गई है। अब चक्रीय इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें क्या किया गया है, जो चीज बनाई गई है अगर वो खराब हो जाता है तो उसको बनवाओ, रीयूज करो। अगर वो फिर भी नहीं चलने के, मान लो कि आपका फोन है, आपने फोन लिया, थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, उसका भाई आवाज साउंड खराब हो गया, तो आपने क्या किया, सोचा चलो भाई पैसे हैं हम दूसरा फोन ले लेते हैं, तो उसे कहा है कि ना ऐसा नहीं करना, आपने खरीदा प्रोडक्ट बनाया, अब आपको उसको क्या करना है, रीयूज करना है, मतलब उसको ठीक करवाओ। सिर्फ उसमें क्या था प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम, वो ठीक करवाओ। नेक्स्ट क्या है कि अगर वहां भी काम नहीं होता तो क्या करो, उसको रिसाइकल करो। रिसाइकल कैसे, कि अगर उसके पार्ट्स अलग है तो उसको पार्ट्स अलग अलग करके और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इट मीन्स कि आप जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है तो वहीं पे जाके इसको क्या करना है, रिसाइकल करना है। ये नहीं कि इसको कहीं भी बाहर कूड़े में फेंक देना है, फिर उसको कहीं मतलब कि इनऑर्गेनाइजेशन वाला जो मतलब वो असंगठित जो क्षेत्र होता है वहां जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि आपको चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब कि घूमती हुई रिसाइकल करके, और फिर क्या होगा, जो प्रोडक्शन वाले हैं अगर अच्छे अच्छे पार्ट्स होंगे तो वो निकाल के फिर से प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से चक्रीय व्यवस्था हो जाएगी, ये वाला कह रहा है। तो इसके लिए को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन शिपिंग, अब जो शिपिंग इंडस्ट्री है अब उसको क्या कहेंगे, ग्रीन शिपिंग
हेतु एक नियामक रूपरेखा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करके एक रोड मैप बनाने की बात की गई है। यहाँ पे कुल मिला के ये है ग्रीन हाउस गैसों और जो पर्यावरण प्रदूषक पे वैश्विक वातावरण को संरक्षित करने के लिए जहाजों द्वारा लोगों और वस्तु के परिवहन हेतु संसाधन और ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए ग्रीन चीजों का मतलब अक्षय ऊर्जा की प्रयोग की बात की जा रही है। यहाँ पे बिजली की मांग को ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 10% से कम की वर्तमान स्थिति है। मतलब वर्तमान में क्या है कि शिपिंग इंडस्ट्री में क्या हो रही है, 10% से भी कम ऊर्जा कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा यूज हो रही है, उसको क्या करना बढ़ाकर हमें कितना करना है 60% करना है सौर और जो पवन ऊर्जा है हमारे उसके योगदान से। उद्देश्य क्या है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग मतलब उत्पाद है उसको विकसित करना, पोर्ट वगैरह को विकसित करना। अब ये तो नहीं है ना कि भाई जो डीजल से चल रहा था वो अब क्या होने लग जाएगा, अक्षय ऊर्जा से चलने लग जाएगी। जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है वो आपका डीजल से या पेट्रोल से चलने वाली चीजें हैं, तो क्या वो अक्षय ऊर्जा से चल सकेगी, क्या वो विद्युत से चल सकेगी? आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी तो करना पड़ेगा, उस पर फोकस किया गया है। उसके अलावा उपयुक्त समाधान के लिए नवाचारों को सक्षम बनाना, सक्षम जो जनशक्ति है उसको पुल तैयार करना। मतलब कि जो क्या है जो मतलब यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जो सक्षम है इस चीज को करने के लिए, उसके लिए मतलब यहाँ पहुंचने के लिए एक पुल तैयार करना, मतलब एक रास्ता देना उनको। जटिल समस्याओं की पहचान, विश्लेषण, मुद्दों को हल करना, अल्पकालिक समाधान प्रदान करने के लिए क्या करना, आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ये ना हो कि 10 साल बाद 15 साल बाद क्या आ रहा है आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है आपको पता ही है कि अभी हम क्या जी रहे हैं, लाइफ में जी रहे हैं। लाइफ इन द सेंस कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, कि हमें ऐसे जीवन शैली अपनानी है जो क्या हो पर्यावरण के अनुकूल हो। आपको पता ही है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, COP26 में ये कॉन्सेप्ट आ चुका था और इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुआ है, COP27 में। तो ये इस बार हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। तो इसलिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो क्या हो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। संबंधित और कुछ पहले भी है इससे। बंदरगाहों में 2030 तक हमने क्या कहा है कि टन कार्गो से कार्बन उत्सर्जन को हम क्या कर देंगे, हम 30% तक कम कर देंगे। अगर आप को मेंस में क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाँ भाई बताओ इंडिया क्या क्या काम कर रहा है, तो हम सब लिखेंगे। एक ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि क्या कर रहा है वो बंदरगाहों पर भी ध्यान रख रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ियों पे ही ध्यान या ग्रीन हाउस गैसेस पे ही ध्यान रख रहा है, वो इन पे भी ध्यान रख रहा है। इसके अलावा हमने एक मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनाया है जिसमें क्या किया गया है, नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी को 10 साल का मतलब कि हम लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे हैं 10 साल का एक खाका तैयार किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है क्या है, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्रीन बॉयज 2015 प्रोजेक्ट के तहत भारत को पहले देशों के रूप में चुना गया है, पहल वाली देश के रूप में चुना गया है। सबको पता है कि भारत जो है क्या कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा ही क्या करता है, आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या है, ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट है क्या, अब ये जानते हैं। ये क्या है, एक नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है हमारा के बीच 2019 में शुरू की गई क्या है, एक परियोजना है। इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है शिपिंग उद्योग को भविष्य में क्या करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन तटस्थ बनाना उसको, ठीक है। वैश्विक भागीदारी IMO ग्रीन हाउस गैस रणनीति का समर्थन कर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए क्या करना, जलवायु अनुकूल जलवायु परिवर्तन ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ये अपना योगदान देना चाह रहा है। ये हमारा कार्यक्रम है। तो मतलब अगर सिर्फ देखो ग्रीन बॉयज 2050 से भी समझ आ रहा है कि ये कोई किससे संबंधित। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ये पहल किससे संबंधित है, आप लिख दे रेलवे से, परिवहन से, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से या बंदरगाहों से। तो अब आपको पता चल गया ना कि ये बंदरगाहों से संबंधित है। तो ये क्या था गाइस, ये था हमारा आज के क्वेश्चन, आज की टॉपिक। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे GM सरसों की व्यावसायिक खेती से। तो आई होप गाइस क्लास अच्छी लग रही होगी, ऐसे कंटिन्यू देखते रहिए। ओके गाइस, बाय।